सारे यकजहती करने के लिए, क्योंकि पीआरए की बॉडी इस वक्त नहीं थी। इलेक्शन कमेटी मेरी सरबराही में काम कर रही है। 2 अक्टूबर को इलेक्शन है, तो तमाम दोस्तों ने 2-3 दिन मुझसे रब्ता किया। इस हवाले से हमने एक स्टेटमेंट भी इशू की थी। तो इस रोशनी में आज स्पीकर साहब से भी हमने पैगाम भिजवाया सारा, और फ्लोर पे भी इलाम मिनिस्टर साहब ने अभी बात की है, बाकी दोस्तों ने भी किया है। तो मैं मुख्तसरन कहूँगा एजाज साहब से कि वो शॉर्ट वर्ड में अपनी कहानी बता दें, शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में, शॉर्ट वाक्य पर, फिर हम बाकी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मुझे ये अफसोस भी है कि एक सियासतदान के साथ इस तरह की मेरी तलखलामी हुई। मेरी 40 साल का करियर है और मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी इस तरह का वाकया पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत लोगों के खिलाफ खबरें दी, खबर हमारी जिम्मेदारी होती है। 24 सितंबर को हम हस्बे मामूल केस कवर करने के लिए अंदर गए और इमरान खान साहब आए, 2-3 बार आए, हम पर उन्होंने जुमलेबाजी की, चले गए, फिर वापस आए। उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, हमने उनकी गुफ्तगू में उनको इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल भी खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनी। जब उन्होंने गुफ्तगू खत्म कर ली तो उन्होंने हम तमाम लोगों की तरफ इशारा करके ये कहा कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी था, किसी की बहन बेटी को इस तरह उठाया गया था दरवाजे तोड़कर। तो बाकी लोगों ने वाकयात बताए, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सरफराज तालपुर साहिबा को आपने उस वक्त नैब ने गिरफ्तार किया था और आपकी हुकूमत में वो इलाज करवा रही थी पोली क्लिनिक पे, और चांद रात को उनको उठाकर हॉस्पिटल से जेल भिजवा दिया गया। तो मुझे उन्होंने कहा तुम बकवास बंद करो, डायरेक्टली कोई दूसरा जुमला नहीं था। और फिर अगले कुछ जुमले के उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने पूछा कि चेयरमैन नैब के साथ मेरा क्या ताल्लुक था, मुझे तो कुछ नहीं बताते थे ये वो। बाकी सब लोगों ने भी बात की। आखिर में मैंने उनसे कहा कि जी 2 वाकयात मैंने कहा जी एक तो फवाद चौधरी साहब हमें बताते थे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाता था। कहते वो फवाद चौधरी साहब से पूछे। मैंने कहा जी पूछ लेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत में चेयरमैन नैब को एक घर अलॉट किया था मिनिस्टर कॉलोनी में, जो उस वक्त अगेंस्ट द रूल्स था। तो उन्होंने मुझे फिर यूं करके कहा कि तू बकवास बंद कर और तू एजेंडे पर है, तू ब्रीफिंग लेकर आता है। फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक लंबी चौड़ी सी गुफ्तगू की। जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आप मुझे 28-29 साल से जानते हैं और आपने आज जाति की मेरे साथ। उन्होंने रुक के फिर मुझे बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी, बहुत कुछ कहा उन्होंने। मैं अल्फाज दोहराना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब हर आदमी की एक इज्जत नफ्स होती है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या ना हो। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और बात मेरी इज्जत नफ्स पर आने लगी, क्योंकि लोग मुझे देख रहे थे कि अच्छा ये इनको कह रहे हैं और ये खामोश कर रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे कहा कि खान साहब सहाफी का काम है आईना दिखाना, तो मैं आपको आईना दिखा देता हूँ कि आप अगर किसी जनरल के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आ जाए और किसी जनरल के कंधे पर बैठकर आप अपने मुखालिफिन और इत्तेजादियों को दबा लें और उसकी कहानी सुनाए टीवी पर बैठ करके, कैसे मैंने एमकेएम को रोका, कैसे मैंने फलां को रोका, तो वो ठीक है। लेकिन आपके कहने पर हम अगर आपको कोई बात बता रहे हो तो हमें डंडा साफी हो गए। फिर उन्होंने इसको धक्के मारो और इतनी गुफ्तगू की कि आखिर में मुझे 2 अल्फाज का जवाब देना पड़ा, जिसका मुझे अगेन अफसोस है, क्योंकि मैं बिल्कुल जर्नलिज्म में पोलाइट लैंग्वेज की का हामी हूँ और अपने साथियों को भी समझाता हूँ, आप सब लोग वाकिफ हैं। तो बहरहाल ये वाकया हुआ। उसके बाद फिर अगले रोज मेरे साथियों ने इमरान खान साहब से कहा कि आपने जाति की है, और उन्होंने फिर गुज़िश्ता रोज की कुछ गुफ्तगू को दोहराया और आखिर में उन्होंने ये कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मुझ पर कोई इल्जाम लगाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आप ईमानदार आदमी हैं? कहते हाँ। तो मैंने कहा आपको गुस्सा आता है इल्जाम लगाने पर? कहते हाँ। मैंने कहा जी यही मुझे भी इसीलिए गुस्सा आया। फिर उन्होंने मुझे कुछ कहा, लेकिन मैं बैठ गया चुप करके, वो चले गए। बाहर आए तो उसके 1 घंटे के बाद मेरी मैनेजमेंट ने मुझे एक मैसेज भेजा। एक क्लीन मैसेज था, एक ट्वीट था, एक हमारे साथ जर्नलिस्ट दोस्त है कमर मैकर आजकल जर्मनी में, उनका ट्वीट था, और उसमें एक ही लैंग्वेज थी कि जी साफी आजाद अहमद ने इमरान खान को गालियां बकी, ये किया वो किया। 5-6 लाइनें नीचे फिर ऑन शरादी और तैयब बलोच का नाम था कि उन्होंने भी चंद रोज पहले अलीमा आपा से बदतमीजी की थी। मैंने उनको पहले मैसेज किया कि भाई आप मुझसे पूछ लेते, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बारे में एक और मैसेज कर दिया, फिर मैंने उनको जवाब दिया, अच्छा सख्त जवाब दिया। उस पर भी मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई है और मुसलसल धमकियां, ट्रोलिंग, मेरे बारे में पूछा जाता है कि कहाँ रहता है, जरा इनके घर जाके सबक सिखाना है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बस ये वाकया हुआ और मैं अपनी तरफ से अफसोस का भी इजहार करता हूँ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुख्तसरन 2 मिनट के लिए उस्मान साहब से और फिर एमडी समूरा साहब।
इस मौजू पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आपके सामने सारी सूरत हाल है और ये हमारे मौसस मेम्बरान जो हैं ये पहले भी हमारे पास मुख्तलिफ औकात में आते रहे हमारे इस इशू के ऊपर। सर, ये पहली दफ़ा नहीं है कि एजाज साहब को धमकियाँ दी जा रही हो या उनके सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही हो। ये मामला इससे पहले भी होता रहा है। हमारी फीमेल जर्नलिस्ट जो है वो भी इसी तरह निशाना बनती रही है। ये मामला इतना आसान नहीं है कि इसको हम वॉकआउट करें और उसके बाद आप यकीन दहानी कराएं और मामला रफा दफा हो जाए। ये इतना संगीन मामला है कि इसके साथ हमारी जानें जुड़ी हुई हैं, इंसानी जानों का मामला है, हमारे ख़ानदानों का, फैमिलीज़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। पहले भी हम ये प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद एजाज साहब आप जज्बाती नहीं होंगे, लेकिन मैं इस मामले में बहुत शदीद जज्बाती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें अब अपना मुकाबला खुद करना पड़ेगा। और पहले तो हम रियासत के साथ लड़ते थे, रियासती इदारों के साथ लड़ते थे, लेकिन ये सियासी कारकुनों की अगर इस किस्म की तरबियत हो रही है तो फिर हमारी भी ऐसी ही तरबियत है, फिर हम भी इसी तरह से उनको रिएक्ट करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि अब हमें राय देनी पड़ेगी कि हम कलम छोड़ दें, माइक छोड़ दें, हम भी असले के लाइसेंस ले लें ताकि हम भी किसी को गोली चला सके अपने दिफा में। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा इसकी हसासियत को समझें। ये इतना संगीन मामला है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई, और पहले भी हुआ है, पहले भी किसी के सर फाड़े गए हैं, किसी की टांगे तोड़ी गई हैं, जलसों के अंदर ये हुआ है। तो अगर जलसों में जाके हमने अपने सर फड़वाने हैं और आप लोगों की खातिर ये कवरेजें करनी है और हमें सवाल करने का भी हक नहीं है, तो फिर इस चौथे सतून को ख़त्म कर दिया जाए, इस प्रोफेशन को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने बदले जो है वो अपने हाथ से, अपने पाँव से हम खुद ले लें। क्योंकि इतनी लंगड़ी लूली रियासत से अगर इस तरह से होगा तो फिर हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? अदालतों में चले जाएं, वहाँ पे भी इसी किस्म का माहौल है कि मुलजिम जो है वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं। खुदारा आप लोग इसके ऊपर, ये आपकी साख का भी मामला है, ये हमारी इंसानी जानों का भी मामला है, हमारे प्रोफेशन का मामला है। सवाल करने से हमने नहीं रुकना। आप नून लीग से हैं, आपसे सवाल होगा, आप पीपल्स पार्टी से हैं, आपसे सवाल होगा, आप MQM से हैं, आप JUI से हैं। अगर आपसे सवाल नहीं करेंगे और आप बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे सवालों को, तो फिर ये मामला कहाँ जाके रुकेगा ये आप खुद बेहतर जानते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप तमाम साहिबान से, फ्लोर पे जाके इसको भले PTI की क़यादत को आप साथ बिठा लें, इस मसले का को मुस्तकिल हल निकाला जाए कि क़यादत की तरफ से तो मैसेज है, ये कह दिया जाए कि जी कारकुन तो हमारी भी पगड़ियाँ उछालते हैं, हमारे भी कपड़े उतारते हैं, ये मसले का हल नहीं है ये। फिर या फिर आप हमें इजाजत दे दें कि जी हमारे बस की बात नहीं है, सियासी कारकुन जो जिससे फड्डा लेता है आप उससे खुद निबड़ लें। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके इस मामले को यहीं पे रोका जाए। लीडरशिप को भी ये पैगाम दिया जाए कि वो तहम्मुल का पैगाम दे अपने कारकुनों को। एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सहाफत और सियासत चोली दामन का हमारा साथ है, लेकिन अगर इस किस्म का रवैया होगा तो यकीनी तौर पर भी हम भी इंसान हैं, बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। और खुदा न खास्ता हमारी तरफ से अगर किसी लीडर के साथ बदतमीजी हो गई तो फिर एक वो नया पटोरा बक्स खुलेगा, शिकायतें बढ़ेगी। आपसे दरखास्त है आप सबसे कि आप जाएं और इसको PTI के साथ बैठ के भी इस मामले को बात करें, उनसे उनको समझाएं कि कम से कम लीडरशिप जो है वो मैसेज दे कारकुनों को कि सहाफ़ियों के साथ, और वो सहाफ़ी जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जो अपनी खालिस्तान नौकरी कर रहे हैं, जो फील्ड में है, वो किसी एजेंडे पे नहीं आता, वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए अपना काम करता है और उसके बाद वो अपने घर को चला जाता है। आप सबसे दरखास्त है कि इस मामले को सीरियस लेते हुए इस मामले का हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया।